गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 11। देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन। टू डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। दोनों के बीच यहां पर आकर कॉलिजन हुआ, एक भाग गया उधर, एक भाग गया इधर। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इसको एकदम सेंटर पे धक्का मारता तो ये दोनों एकदम सीधा चलता, यानी वन डायमेंशनल कॉलिजन होता। लेकिन जब पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को तिरछा कॉलिजन किया, यहां पर या यहां पर कॉलिजन होगा, तो एक भागेगा उधर, एक भागेगा इधर। तो यहां पर जो कॉलिजन हो रहा है वो पूरे एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ये वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कॉलिजन हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को धक्का मारा, इस जगह पे आके धक्का मारा, दूसरा भाग गया इधर, पहला भाग गया इधर। इसका मतलब पहले ने कहां पर धक्का मारा होगा इसको? इस जगह पे। इस जगह ने इस जगह पे मारा होगा, तो ये किधर भागेगा? नीचे, और ये खुद किधर भागेगा? ऊपर। तो इस तरह का जो कॉलिजन है ये टू डायमेंशनल कॉलिजन है। ठीक है, यहां एक ही लाइन पे मोशन नहीं हो रहा बल्कि एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है। तो यह कॉलिजन है आपका 2D कॉलिजन। और यहां पर हमने कैसा कॉलिजन लिया है? इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होता है लेकिन मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मोमेंटम कितना होगा, m1u1। और मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के दिशा में होता है, तो इसका मोमेंटम m1u1 होगा इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम m2u2 होगा इस डायरेक्शन में, इसका जो मोमेंटम होगा m1v1 इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इसका जो मोमेंटम होगा m1v1, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग होता है। तो इसका मोमेंटम होगा m1v1 इस डायरेक्शन में, और इस वाले का मोमेंटम होगा m2v2 इस डायरेक्शन में। जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही मोमेंटम होगा। अब आप जानते हैं मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है तो उसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई कंपोनेंट आएगा। और जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, जिधर थीटा होता है उधर ही तो कॉस कंपोनेंट होता है। तो इसका मोमेंटम है m1v1 इस डायरेक्शन में है, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। ध्यान से देखिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में मोमेंटम है। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट होगा m1v1 cos θ1 और y कंपोनेंट होगा m1v1 sin θ1। आइए इसको समझते हैं। अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए इसका मोमेंटम कितना है m1v1 और यह एंगल है θ1, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसका x कंपोनेंट होगा m1v1 cos θ1, जबकि y कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा m1v1 sin θ1। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंटम कितना है m2v2, और यह एंगल कितना है थीटा। तो इसका x कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, कितना होगा m2v2 cos θ2, और y कंपोनेंट नीचे चला जाएगा। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका x कंपोनेंट इधर आएगा और y कंपोनेंट नीचे जाएगा, नीचे। तो m2v2 sin θ2। ठीक है, अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है तो उसका y कंपोनेंट 0 होता है। अगर कोई वेक्टर x के दिशा में है, x एक्सिस के दिशा में, तो उसका y कंपोनेंट 0 होगा। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस के डायरेक्शन में है तो उसका x कंपोनेंट 0 होगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर दोनों एक्सिस के बीच में है तो उसका x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, तो यहां पर अलोंग x एक्सिस, यानी x एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराइए। चूंकि आप जानते हैं कोई भी कॉलिजन हो, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। और मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये x एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व होगा और y एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व होगा। ठीक है, तो बताइए अलोंग x एक्सिस इसका मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग कितना है m1u1, इसका मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग कितना है m2u2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया x एक्सिस के अलोंग m1u1 प्लस m2u2।
इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, m1 v1 cos थीटा 1, जबकि इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, m2 v2 cos थीटा 2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा ऐड करेंगे, तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। तो ये तो हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम। अब देखिए इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका मोमेंटम वाई के अलोंग जीरो होगा, तो अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। देखो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होता है, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग लिखो या वाई एक्सिस के अलोंग लिखो, ये बात समझ लीजिए। मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी एक्स के अलोंग भी मोमेंटम सेम रहेगा और वाई के अलोंग भी सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मोमेंटम एक्स के अलोंग कितना है, m1u1, इसका है m2u2, इस वाले का मोमेंटम तो इधर है लेकिन x के अलोंग कितना होगा, m1 v1 cos थीटा 1, और इसका मोमेंटम x के अलोंग m2 v2 cos थीटा 2। तो दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया x एक्सिस के अलोंग, m1 v1 cos थीटा 1 m2 v2 cos थीटा 2। तो ये ऐड करने के बाद ये क्या निकल गया, फाइनल मोमेंटम, और यहां पर जो हमने ऐड किया ये इनिशियल मोमेंटम। ये तो हुआ x के अलोंग। अब अलोंग y एक्सिस देखते हैं, इसका मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग है तो y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, जीरो। इसका भी मोमेंटम x के अलोंग है तो y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया जीरो प्लस जीरो। अगर हम y एक्सिस के दिशा में बात करें तो y एक्सिस के दिशा में इसकी मोमेंटम जीरो है, इसकी भी मोमेंटम जीरो है, लेकिन इसका मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, m1 v1 sin थीटा 1, और इस वाले का मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग नीचे होगा, कितना होगा, m2 v2 sin थीटा 2। तो देखिए y एक्सिस के दिशा में, मतलब y एक्सिस के दिशा में टोटल मोमेंटम कितना है, शुरू में जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, जबकि फाइनल मोमेंटम कितना है, यानी कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम है y के अलोंग, तो एक मोमेंटम ऊपर है एक मोमेंटम नीचे है। तो मोमेंटम चूंकि वेक्टर है तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये घट जाएगा, तो हम टोटल मोमेंटम लिखेंगे m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। यहां पर माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों उल्टा दिशा में है, ठीक है। तो कॉलिजन के पहले दोनों x एक्सिस के दिशा में जा रहा है, यानी दोनों का मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग है, यानी y कंपोनेंट जीरो है, तो टोटल मोमेंटम जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो। कॉलिजन के बाद एक इधर गया एक इधर गया, इसका मोमेंटम y के अलोंग इधर होगा, इसका मोमेंटम y के अलोंग नीचे होगा, तो टोटल मोमेंटम यानी ऐड करना है, लेकिन ये तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर को आप कैसे ऐड करते हैं, अगर उल्टा डायरेक्शन में हो तो वह सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से लिखना समझ लो। ये x एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंटम को कंजर्व किया, y एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंटम को कंजर्व किया, तो हमको दो इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहां पर स्पेशल केस देखते हैं। अगर ऐसा हो कि m1 और m2 बराबर हो, और मान लेते हैं m1 m2 बराबर है किसके, m के, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो और सेकेंड ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, u2 जीरो हो, u2 जीरो हो मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, u2 जीरो हो मतलब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो, सेकेंड ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, और ये एंगल थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों भी इक्वल हो, मान लो ये दोनों इक्वल है थीटा के। यहां पर तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन होगा तो क्या होगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो, दोनों एंगल सेम हो, मास सेम हो, एंगल सेम हो, और सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 2 से देखिए क्या होगा। इक्वेशन 2 क्या है, जीरो प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा जीरो। m1 के जगह हम क्या लिखेंगे, m, तो हमने m लिखा, v1 के जगह v1 लिखा, साइन थीटा 1, चूंकि थीटा 1 की वैल्यू थीटा है तो साइन थीटा 1 के जगह हमने साइन थीटा लिख दिया, माइनस m2 के जगह m, v2 के जगह v2, साइन थीटा 2 के बदले साइन थीटा, चूंकि थीटा 2 और थीटा 1 दोनों की वैल्यू थीटा है तो हमने थीटा 2 के जगह थीटा लिखा, m2 के जगह हमने क्या लिखा, m। अब यहां पर देखिए जीरो इक्वल टू m साइन थीटा और m साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहां बचा v1, यहां बचा v2। m साइन थीटा को इस जीरो के नीचे लाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इधर बच जाएगा v1 माइनस v2, यहां से निकल गया v1 इज इक्वल टू v2, इस माइनस v2 को इधर ले आओ तो v1 बराबर v2 निकल गया, मान लो दोनों की वैल्यू v के बराबर है, लेट। अब चलते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 देखिए क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, तो हमने m1 को भी m लिखा, m2 को भी m लिखा, तो m u1 प्लस m u2 लिख सकते हैं, m u1 प्लस m u2, लेकिन u2 का वैल्यू जीरो है
तो ये u2 0 रखेंगे तो ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा mu1, ठीक है, बराबर यहाँ आइए m1 के बदले हम क्या लिखेंगे m, v1 के बदले क्या लिखेंगे v, और cos थीटा 1 के बदले क्या लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि थीटा 1 तो थीटा के बराबर है, थीटा 2 भी थीटा के बराबर है, प्लस m2 के बदले क्या लिखेंगे m, v2 के बदले क्या लिखेंगे v, क्योंकि v2 भी तो v के ही बराबर है, और थीटा 2 के बदले क्या लिखेंगे थीटा, mv cos थीटा प्लस mv cos थीटा 2mv cos थीटा, इधर mu1 mm कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए आपको v का वैल्यू मिल रहा है u1, ये 2 cos थीटा को ना नीचे ले जाओ तो v बराबर निकल गया u1 बाई 2 cos थीटा। इसका मतलब v1 और v2 दोनों का वैल्यू बराबर है किसके, v के, तो v1 और v2 दोनों बराबर हो गया इसके v के, v का वैल्यू कितना मिला u1 बाई 2 cos थीटा। इसको आप याद रखें। अगर टू डायमेंशनल कॉलिजन है, कैसा कॉलिजन है, टू डायमेंशनल, यानी कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, तो इस तरह के कॉलिजन में अगर ये स्पेशल केस मानते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट कॉलिजन के बाद सेम एंगल पे चला गया, मतलब ये मान लो 60 पे गया तो ये भी 60 पे चला गया, दोनों का मास भी सेम है, ये 5 kg है तो ये भी 5 kg है, और सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब u2 0 है, तो इस केस में v1 और v2 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, और कितना आएगा, वो आएगा u1 बाई 2 cos थीटा, कितना आएगा u1 बाई 2 cos थीटा, जहां u1 पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, u1 मान लो u1 का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा का वैल्यू है 60, तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं v1 और v2 दोनों इक्वल आएगा, कितना आएगा वैल्यू, तो u1 के बदले 10 मीटर पर सेकेंड बाई 2 इंटू कॉस थीटा, तो cos 60 1 बाई 2 दैट मीन्स 10 हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस इसमें याद रखेंगे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास का हो, दोनों एंगल सेम हो, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, तो आफ्टर कॉलिजन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, और प्रत्येक का वेलोसिटी किसके बराबर होगा, तो जो पहले का वेलोसिटी है u1 वो बाई 2 cos थीटा होगा। क्लियर है? तो ये था टू डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन। वर्क एनर्जी पावर का पूरा थ्योरी खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। इस थ्योरी को आप अच्छे से फेयर कॉपी में लिखेंगे। आपको हर लेक्चर का पीडीएफ भी मिल रहा है, सारे पीडीएफ लेक्चर को आप अच्छे से फेयर कॉपी में लिख के समझ लेंगे। उसके बाद चलिए अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। थैंक यू।